साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज का अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है और कई कॉमन क्वेरीज जो है आपकी आती हैं कि हमें वकील साहब जो है एंगेज करने हैं एंटी करप्शन केसेस में या किसी क्रिमिनल केस में। तो बेसिकली क्या हम कोई डॉक्यूमेंट उनके साथ लिखें ताकि हमें जो है ईजी रहे, ताकि हमारी क्या फ़ी तय हुई है, क्या काम कराना है, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक प्रूफ रहे हमारे पास में। अगर हम उन्हें कहेंगे तो कहीं वो मना नहीं कर दें। तो बेसिकली क्या-क्या प्रोटोकॉल्स हैं रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ वर्क और किस प्रकार जो है हमें बढ़ना होता है आगे, इस बारे में जो है एनलाइटन करें। साथियों ये टॉपिक जो है थ्योरेटिकल नहीं है, टॉपिक जो है बहुत प्रैक्टिकल है, जिस कारण एक पीपीटी के माध्यम से हम इस टॉपिक को जो है समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की तरफ और उसे कैसे हम नरेट करें, कैसे लिखें, इस पर जो है हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है वर्किंग प्रपोजल। उसके नीचे आ जाएगा इफ वी आर गोइंग टू एंगेज द एडवोकेट इट इज रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ वर्क एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कुड डिसाइड अबाउट द फी एंड अदर एक्सपेंसेस दैट विल इंकर इन आवर प्रोजेक्ट। क्योंकि जब भी मुकदमा होता है एंटी करप्शन का या कोई क्रिमिनल केस, तो मुकदमा चलता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इतने लंबे टाइम तक ना ध्यान रहेगा वकील साहब को, ना ध्यान रहेगा आपको कि हमने फीस दी या फीस नहीं दी, या क्या काम तय हुआ था या क्या तय नहीं हुआ था, what it includes and what it excludes, whether we have paid or we have not paid। तो इन समस्त कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए प्रपोजल ऑफ वर्क जो है एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा जो है स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है साझा किया आपको। बेसिकली जब भी कोई प्रपोजल जो है लिखा जाएगा रिगार्डिंग द एंगेजमेंट, उसको हम कहेंगे वर्किंग प्रपोजल। इसका नाम जो है आप लिख लीजिए, मैं भी आपको जो है लिख के दे रहा हूं। क्लियर है? वर्किंग प्रपोजल आपको हमेशा आएगा लॉ फर्म के पार्ट पे। अब इसको आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपका ऑप्शन है। क्लियर है बात है? अगर एक्सेप्ट करेंगे तो इट बिकम द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये डॉक्यूमेंट जो है वैलिड है और इसको एज पर लॉ प्रोटेक्शंस जो है प्राप्त है। अब अपन फर्ज करते हैं वो स्थिति कि जहां डॉक्यूमेंट लिखा ही नहीं गया, तो जो भी शर्तें तय हुई हैं उसका कोर्ट जो है संज्ञान कैसे लेगा? क्लियर है? या कोई भी काउंसिल जो है वो प्रसंज्ञान कैसे लेगा? तो शर्तें जो भी हैं वो लिखित में होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें काम करना है 3 शर्तों पे। पहली बात तो क्या क्या पर्टिकुलर है, मींस हेड्स क्या है, और क्या क्या जो है उसका स्टेटस है। बेसिकली स्कोप ऑफ वर्क में सबसे पहले मेंशन ये होता है कि हमें क्या काम जो है करवाना है। मैं आपसे एक बात जो है निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम लड़ रहे हैं मामला एंटी करप्शन का, तो उसका जो बेसिस है वो है रिव्यू। तो रिव्यू भी हो सकता है किसी केस में। दूसरा है राइटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तीसरा है डिस्चार्ज पिटिशन। चौथा है ट्रायल प्रोसीडिंग। इट माइट बी अ केस ऑफ चैलेंजिंग द सैंक्शन। छठे नंबर पे है फाइनल आर्गुमेंट। यह जो है लिखाई में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ ऊपर जो है लिख देता हूँ फाइनल आर्गुमेंट। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो बेसिकली इस स्कोप में जो है लिखा जाएगा कि हमें क्या काम करना है, किस काम के लिए हम एंगेज हुए हैं। कई बार आप लोग क्या गलती करते हो कि लमसम फीस जो है पे करते हो, लमसम फीस हमें पे नहीं करनी है, हमें इस कॉन्सेप्ट को जो है अवॉइड करना है। हमें फीस पे करनी है उस काम की जिसके लिए हमने एंगेज किया है। फॉर एग्जाम्पल हमें गवाहों की जो है लिखानी है जिरह, तो ये स्पेसिफिक काम है तो उसको यहाँ पर मेंशन कर दो। किस गवाह की जिरह लिखानी है उस गवाह का नाम जो है लिख दो, या किस गवाह से जो है जिरह करवानी है उस गवाह का नाम लिख दिया। तो स्कोप डिफाइंड है तो अपने लिए काफी इजी हो गया। क्लियर है? अब होता है टाइम कि कब तक वो काम जो है पूर्ण हो जाएगा एक लॉ फर्म के पार्ट पे। क्लियर है? भाई छोटी सी बात यह है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं है तो कोई भी मतलब नहीं है सर्विसेज को अवेल करने का। तो कब तक वो काम हो जाएगा ये भी टाइम अपने को लिखवाना पड़ेगा। पर चूंकि डेट में ये टाइम देना पॉसिबल नहीं है, तो इट इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय जनवरी 2026, बाय फेब 2026। क्लियर है? तो ये एग्जांपल ले रहे हैं अपन, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब कौन ये काम करेगा? बेसिकली
मैंने अपना जो है नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैं प्रपोजल जो है बनाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ जो कंसर्न काउंसिल है उसका जो है नाम आ जाएगा, वो नाम जो है अपने को लिखवाना है कि कौन ये काम करेगा। कई बार रहता है एंगेज जो है सीनियर कर रहा है बट काम जो है जूनियर कर रहा है, तो धोखा ना हो जाए, कौन ये काम करेगा, हु विल डू, इसको जो है आप लिखवा लीजिए। जो प्रोजेक्ट है उसका टोटल कॉस्ट क्या है, इसको भी जो है आप यहाँ मेंशन कर लीजिए। मान लीजिए अमाउंट अपना है 5,000, 10,000, 15,000, जो भी अमाउंट है वो यहाँ लिखवा लो। ठीक है जी। अब आपको अमाउंट जो है पे करना है लमसम में या पे करना है इंस्टॉलमेंट में, इसको जो है लिखवा लो, कोई तकलीफ ही नहीं। और अगर इंस्टॉलमेंट भी है तो कितनी कितनी होगी, और इसमें कब कब जो है आपको अमाउंट पे करना है, इस चीज को जो है आप लिखवा लो। क्लियर है। अब अगर कोई रिव्यू हुआ है या कोई काम हुआ है, उसके नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसको जो है यहाँ मेंशन कर लो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कंसर्न अमाउंट है, ये अमाउंट कैश में होगा या ये अमाउंट जो है अकाउंट्स में होगा, इसको भी जो है अपने को स्पेसिफिक करना होता है। अधिकांशतः क्या कहते हैं कि साहब हमें कैश में पे कर दो। हम लोग कैश में जो है क्यों पे कर रहे हैं, देखिए अगर आप कैश में पे कर रहे हैं, नुकसान इसमें आपका ही है। अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरी फीस तय हुई आपसे 5,000 रुपए और मैंने अमाउंट ले लिया कैश में, क्लियर है। अब आप लौट के आते हैं मेरे पास में करीबन करीबन 1 महीने बाद, अब मुझे थोड़ा ध्यान रहेगा भाई आपने मुझे अमाउंट पे करा या नहीं करा, बट अगर रिसिप्ट है अकाउंट्स की या अमाउंट का जो रूट है वो थ्रू हुआ है बैंकिंग चैनल, तो वहां पर एक प्रूफ रहेगा। अगर इन केस डाउट है तो बैंकिंग चैनल से जो रूटेड अमाउंट है उससे हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है। बिडिंग कैसे होगी इस प्रोजेक्ट की, फिजिकल होगी या वर्चुअल होगी, ठीक है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा और क्या क्या एक्सक्लूड रहेगा, मीन्स क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है, इस चीज को जो है लिखना होता है। क्लियर। और उसके बाद तो फिर आ जाती है सर्टेन फॉर्मेलिटीज की, प्रपोजल जो है किसने अप्रूव किया और ये प्रपोजल जो है कब तक वैलिड रहेगा, ये मोटा मोटा एक क्राइटेरिया रहता है जो मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये प्रपोजल जो है जरूर लिखा है, इट इज अ वाइटल डॉक्यूमेंट। अगर आप नहीं लिखाएंगे नुकसान आप ही खाएंगे। और कितना बेनिफिट रहेगा, उदाहरण के लिए आपने कोई काम तय करा, मान लीजिए रिव्यू, और उसमें आपने फंड भी लिखा ली, जो स्कोप ऑफ वर्क है वो भी लिखा लिया, कब तक काम पूरा होगा ये भी लिखा लिया, कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड रहेंगे वो सब लिखा लिया आपने, क्योंकि इसमें भी हेड बढ़ सकते हैं। तो फायदा आपको हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अगर आप नहीं चाहते कि कुछ एम्बिग्युइटी रह जाए या कुछ रह जाए समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे उदाहरण के लिए आपने वकील साहब से पूछा कि साहब ये रिव्यू ड्राफ्ट कर देंगे, तो उन्होंने कहा कर देंगे, बट आपके माइंड में क्या है कि रिव्यू ड्राफ्ट भी हो जाएगा, वो कंसर्न जो एसीबी ऑफिस है वहां भी चले जाएंगे और जो पूरी पैरवियां हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन वो कर लेंगे, जबकि वो उसमें शामिल ही नहीं था। आपके माइंड में क्या है, ये शामिल है, तो आपने ये मानते हुए जो है अमाउंट दे दिया, और उनके माइंड में क्या है, सिर्फ ड्राफ्टिंग है। तो दोनों के माइंड किधर हो जाएंगे। अगर लिख दिया गया ना कि साहब सिर्फ ड्राफ्टिंग है, बाकी और कुछ इंक्लूड नहीं है, तो आपको ये वही क्लियर हो जाएगा कि आगे एंगेजमेंट करना है या नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो स्कोप ऑफ वर्क या जो वर्किंग प्रपोजल है ये बहुत वाइटल रोल जो है प्ले करता है। तो जब भी आप काम सौंप रहे हैं वकील साहब को, तो इस डॉक्यूमेंट को जो है जरूर लिखवाएं और इस डॉक्यूमेंट की कॉपी को जो है मेंटेन कर लें, और इसके अलावा मेल के जरिए भी डॉक्यूमेंट को जो है एक्सचेंज कर लें, तो एक पक्का प्रूफ हो जाएगा और फिर वहां हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अमाउंट तय है वो हमें देना ही है, पर अमाउंट भी हमें खातों में देना है, ताकि डबल हमने हमारी सेफ्टी कर दी, प्रपोजल भी है और अमाउंट की रिसीट भी हमारे पास भी जो है पक्की आ गई। क्लियर हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं, कुछ महत्वपूर्ण सबमिशंस हैं टू यू टू अवॉइड एनी पैनिक, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन द केस। क्लियर हो गया अपने को। तो जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।